अध्याय 3। करूंगा नहीं करूंगा। हैरी पॉटर जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। वो पिछले 4 घंटे में से ज्यादातर समय अपने बेडरूम की खिड़की के पास वाली कुर्सी पर बैठकर अंधेरी सड़क को घूरता रहा था और आखिरकार सो गया था। उसके चेहरे का एक हिस्सा खिड़की के ठंडे कांच से सटा हुआ था। उसका चश्मा तिरछा था और मुंह खुला हुआ था। उसकी सांस की भाप खिड़की पर जम गई थी और बाहर जलते स्ट्रीट लैंप की नारंगी रोशनी में चमक रही थी। इस रोशनी ने उसके चेहरे का सारा प्राकृतिक रंग गायब कर दिया था, जिससे वह बिखरे काले बालों के नीचे भूता नजर आ रहा था। कमरे में बहुत सारा सामान और अटाला फैला हुआ था। फर्श पर उल्लू के पंख, सेब फल के बीज और चॉकलेट की पन्नियां पड़ी थी। पलंग पर मंत्रों की कई पुस्तकें दो शालों के बीच में बेतरतीब पड़ी थी और डेस्क पर रोशनी के नीचे अखबारों का ढेर लगा था, जिनमें से एक की हेडलाइन थी, हैरी पॉटर चुनिंदा जादूगर। जादू मंत्रालय में हाल ही में हुए रहस्यमय हंगामे के बारे में कई अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें तुम जानते हो कौन को दोबारा देखा गया था। हमें इसके बारे में कुछ बताने की इजाजत नहीं है, इसलिए मुझसे कुछ न पूछे, एक परेशान विस्मृत अधिकारी ने कहा, जिसने कल रात को मंत्रालय से घर जाते समय अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। बहरहाल मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने पुष्टि की है कि यह हंगामा भविष्यवाणी कक्ष में हुआ था। हालांकि मंत्रालय के प्रवक्ता जादूगरों ने अब तक ऐसी किसी जगह के अस्तित्व से इनकार कर दिया है, लेकिन बहुत से जादूगर मानते हैं कि जो प्राणभक्षी इस समय घुसपैठ और चोरी के जुर्म में अज़्काबान में सजा काट रहे हैं, वे एक भविष्यवाणी चुराने की कोशिश कर रहे थे। उस भविष्यवाणी की प्रकृति अज्ञात है। हालांकि ऐसा अनुमान है कि इसका हैरी पॉटर से कोई संबंध है, जो मारक शाप से बचने वाला इकलौता शख्स है। ऐसा माना जाता है कि वह भी उस रात को मंत्रालय में था। कुछ लोग तो अब पॉटर को चुनिंदा जादूगर कहने लगे हैं और उनके अनुसार भविष्यवाणी में यह कहा गया है कि वही हमें तुम जानते हो कौन से मुक्ति दिला सकता है। यदि भविष्यवाणी अब भी अस्तित्व में है तो इसका पता ठिकाना अज्ञात है। हालांकि शेष पृष्ठ 2 कॉलम 5 पर पहले वाले अखबार के पास ही एक और अखबार पड़ा था। इसमें हेडलाइन थी, फज की जगह स्क्रीमग्योर जादू मंत्री बने। पहले पन्ने की ज्यादातर जगह एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ने घेर रखी थी। इसमें एक आदमी के शेर के आयल जैसे मोटे बाल और थोड़ा उजड़ा सा चेहरा दिख रहा था। तस्वीर हिल रही थी। आदमी छत की तरफ देख रहा था और हाथ हिला रहा था। जादुई कानून पालन विभाग में ऑरर कार्यालय के पूर्व रूफस स्क्रीमग्योर अब कॉर्नेलियस फज के स्थान पर नए जादू मंत्री बन गए हैं। इस नियुक्ति का जादूगर समुदाय ने उत्साह से स्वागत किया है। बहरहाल नए मंत्री की नियुक्ति के कुछ घंटों के भीतर ही एल्बस डंबलडोर से उनके मतभेद होने की अफवाह फैल गई है, जो जादूगर न्याय सभा के प्रमुख न्यायविद के रूप में पुनर्स्थापित हो चुके हैं। स्क्रीमग्योर के प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया है कि मंत्री बनने के फौरन बाद ही उन्होंने डंबलडोर से मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने बातचीत के मुद्दे के बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। एल्बस डंबलडोर हमेशा से शेष पृष्ठ 3 कॉलम 2 पर। इस अखबार के दाईं तरफ एक और अखबार था, जो इस तरह मुड़ा हुआ था कि उसका एक लेख दिख रहा था, जिसका शीर्षक था, मंत्रालय ने विद्यार्थियों की सुरक्षा की गारंटी ली। नवनियुक्त जादू मंत्री रूफस स्क्रीमग्योर ने आज बताया कि मंत्रालय ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं ताकि इस सितंबर में हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मंत्री जी ने अपने बयान में कहा, जाहिर है सुरक्षा की दृष्टि से हम नए सुरक्षा इंतजामों के बारे में विस्तार से नहीं बताएंगे। बहरहाल एक अंदरूनी सूत्र ने पुष्टि की है कि इस सुरक्षा इंतजाम में नए सुरक्षात्मक मंत्रों, सम्मोहनों और प्रतिकारक मंत्रों के प्रयोग के अलावा हॉगवर्ट्स स्कूल की सुरक्षा के लिए कुछ ऑरर्स को नियुक्त किया जाना भी शामिल है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर नए मंत्री के इस सख्त रुख से ज्यादातर लोग आश्वस्त लगते हैं। मिसेज ऑगस्टा लॉन्गबॉटम ने कहा, मेरा पोता नेविल, जो हैरी पॉटर का अच्छा दोस्त है और उसके साथ जून में मंत्रालय में प्राणभक्षियों से लड़ा था, और लेकिन लेक का बाकी का हिस्सा एक बड़े पिंजरे से ढका हुआ था, जो इसके ऊपर रखा हुआ था। पिंजरे के भीतर एक बहुत शानदार सफेद उल्लू बैठी थी। उसकी आंखें बड़ी शान से कमरे को देख रही थी। वो कभी कभार अपने खर्राटे लेते मालिक को देखने के लिए अपना सिर उसकी तरफ लहरा रही थी। एक दो बार उसने अधीरता से अपनी चोंच कुटकुटाई, लेकिन हैरी इतनी गहरी नींद में था कि उस आवाज को नहीं सुन पाया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा था। उसका ढक्कन खुला था और यह लगभग खाली था। इसमें बस कुछ पुराने अंडरवियर, चॉकलेटें, खाली दावतें और टूटी कलमें थी, जो बिल्कुल नीचे रखी थी। पास ही में फर्श पर एक बैगनी पैम्फलेट भी पड़ा था, जिस पर लिखा था, जादू मंत्रालय द्वारा जारी, शैतानी शक्तियों से अपने घर परिवार की रक्षा करें। जादू समुदाय को वर्तमान में उन लोगों से खास खतरा है जो खुद को प्राणभक्षी कहते हैं। नीचे दिए गए सामान्य सुरक्षा निर्देश आपको, आपके परिवार और घर को सुरक्षित रखने तथा हमले से बचाएंगे। पहला, आपको सलाह दी जाती है कि आप घर से अकेले न निकलें। दूसरा, अंधेरे होने के बाद बाहर निकलने में खास सावधानी बरतें। जहां तक संभव हो, रात होने से पहले ही घर लौट आएं।
तीसरा, अपने घर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना करें और यह सुनिश्चित करें कि परिवार के सभी सदस्य आपातकालीन कदमों के बारे में जानते हो, जैसे कवच और मोहभंग सम्मोहन तथा परिवार के नाबालिग सदस्यों के मामले में साहचर्य अंतर्ध्यान। चौथा, करीबी मित्रों और परिवार वालों के साथ सुरक्षा संबंधी गुप्त सवाल तय कर ले ताकि उन प्राण पक्षियों को पहचाना जा सके जो भेष बदल काढ़े का इस्तेमाल करके दूसरों का वेश बना लेते हैं। देखें पृष्ठ 2। पांचवा, अगर आपको महसूस होता है कि परिवार का कोई सदस्य, सहकर्मी, मित्र या पड़ोसी अजीब हरकतें कर रहा है तो तत्काल जादुई कानून पालन दस्ते से संपर्क करें। हो सकता है कि वो व्यक्ति सम्मोहन शाप के वशीभूत हो। पृष्ठ 6 देखें। छठा, अगर किसी घर या इमारत के ऊपर मौत का निशान दिखे तो उसमें प्रवेश न करें बल्कि ऑर्डर कार्यालय से तत्काल संपर्क करें। सातवां, अपपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि प्राण बख्शी अब सजीव, देखें पृष्ठ 10, का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसी सजीव लाश के देखने पर मंत्रालय को तत्काल खबर दें। हैरी नींद में बड़बड़ाया और उसका चेहरा खिड़की के कांच से एकाध इंच फिसल गया। इससे उसका चश्मा थोड़ा और तिरछा हो गया, लेकिन वह फिर भी नहीं जागा। हैरी ने जिस अलार्म घड़ी को कुछ साल पहले सुधारा था वह खिड़की की चौखट पर जोर जोर से टिक टिक कर रही थी। 11 बजने में 1 मिनट था। हैरी के शिथिल हाथ में चंपत्र का एक टुकड़ा था जिस पर पतली तिरछी लिखावट थी। यह चिट्ठी जब 3 दिन पहले आई थी तो गोल लिपटी थी, लेकिन हैरी इसे इतनी बार पढ़ चुका था कि अब चंपत्र बिल्कुल सपाट हो चुका था। प्रिय हैरी, अगर तुम्हें असुविधा न हो तो मैं इस शुक्रवार की रात को 11 बजे प्रिवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में आऊंगा। मैं तुम्हें रॉन के घर ले जाऊंगा जहां तुम्हें स्कूल की बच्ची छुट्टियों में रहने के लिए आमंत्रित किया गया है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं एक और काम में तुम्हारा सहयोग चाहूंगा जो मुझे रास्ते में करना है। मिलने पर इस काम के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अपना जवाब इसी उल्लू से भिजवा देना। इस शुक्रवार को मिलते हैं। आशा में, तुम्हारा एल्बस डंबलडोर। हालांकि हैरी को यह चिट्ठी अब तक याद हो चुकी थी, लेकिन शाम को 7 बजे से वह हर कुछ मिनट बाद इस चिट्ठी की तरफ चोरी से देख रहा था। वह 7 बजे से अपने बेडरूम की खिड़की के पास बैठा था। सेप्रिविट ड्राइव के दोनों छोर अच्छी तरह से दिखते थे। वह जानता था कि डंबलडोर के शब्दों को दोबारा पढ़ना निरर्थक था। हैरी ने उसी उल्लू द्वारा अपनी तरफ से हाँ का संदेश भिजवा दिया था और अब वह सिर्फ इंतजार कर सकता था। या तो डंबलडोर आएंगे या फिर वे नहीं आएंगे। लेकिन हैरी ने अपना सामान पैक नहीं किया था। उसे लग रहा था कि इतनी अच्छी बात होने की कोई संभावना ही नहीं थी। डर्सली परिवार के साथ एक पखवाड़े के बाद ही वह यहाँ से कैसे आजाद हो सकता है। वह इस भावना को दिल से नहीं निकाल पाया कि कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हो जाएगी। डंबलडोर की चिट्ठी का उसने जो जवाब दिया था वो किसी दूसरी जगह पहुंच सकता है। यह भी हो सकता है कि डंबलडोर उसे लेने ना आ। यह भी हो सकता है कि डंबलडोर ने यह चिट्ठी लिखी ही ना हो, बल्कि यह कोई चाल, मजाक या धोखा हो। हैरी को लग रहा था कि अगर उसने सामान पैक कर लिया और डंबलडोर नहीं आए तो उसे निराश होकर अपना सारा सामान दोबारा निकालना पड़ेगा। इसलिए उसने सामान पैक करने की कोई कोशिश नहीं की। उसने संभावित यात्रा की सिर्फ एक ही तैयारी की थी और वह यह थी कि उसने अपनी सफेद उल्लू हेडविग उसके पिंजरे में बंद कर दिया था। जिस पल अलार्म घड़ी का मिनट का कांटा 12 पर पहुंचा, उसी पल खिड़की के बाहर का स्ट्रीट लैंप बुझ गया। हैरी झटके से जाग गया, जैसे अचानक होने वाला अंधेरा अलार्म घड़ी की आवाज हो। उसने जल्दी से अपना चश्मा ठीक किया और अपने गाल को कांच से हटाया। फिर उसने खिड़की से अपनी नाक टिकाकर फुटपाथ की तरफ देखा। एक लंबी आकृति चोगा लहराती हुई बगीचे के अंदर चली आ रही थी। हैरी इस तरह उछला जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी कुर्सी ठोकर लगने से गिर गई और वो फर्श पर दिखने वाली हर चीज को संदूक में फेंकने लगा। अभी वो सिर्फ 2 दुशाले, मंत्रों की 2 पुस्तक और चिप्स का एक पैकेट ही रख पाया था कि तभी दरवाजे की घंटी बज गई। नीचे लिविंग रूम में वार्डन अंकल के चिल्लाने की आवाज आई। इतनी रात को कौन कमबख्त आ गया? हैरी मूर्ति की तरह स्थिर हो गया। उसके एक हाथ में पीतल का टेलीस्कोप था और दूसरे हाथ में जूते। वह डर्सली परिवार को यह बताना तो भूल ही गया था कि डंबलडोर आ सकते हैं। एक तरफ उसे इस बात पर दहशत हो रही थी और दूसरी तरफ हंसी भी आ रही थी। उसने संदूक लांघकर अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। शायद हैरी ने आपको बता दिया होगा कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ। हैरी एक बार में 2-2 सीढ़ियां कूदा और नीचे से कुछ सीढ़ियां ऊपर ही रुक गया। लंबे अनुभव से वह सीख चुका था कि जहां तक संभव उसे अपने अंकल के हाथ की पहुंच से दूर रहना चाहिए। दरवाजे की चौखट पर एक लंबा दुबला आदमी खड़ा हुआ था जिसके सफेद बाल और दाढ़ी कमर तक लंबे थे। उनकी मुड़ी हुई नाक पर आधे चांद के आकार का चश्मा था। वे एक लंबा यात्री चोगा पहने हुए थे और उन्होंने एक नुकीला हैट लगा रखा था। वार्डन डर्सली की मूछें भी डंबलडोर जितनी घनी थी, हालांकि वे काली थीं। उन्होंने बैगनी ड्रेसिंग गाउन पहन रखा था और वे आगंतुक को इस तरह घूर रहे थे जैसे उन्हें अपनी छोटी छोटी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा हो। आपकी हैरानी देखकर मुझे लगता है कि हैरी ने आपको मेरे आने की चेतावनी नहीं दी है, डंबलडोर ने चहकते हुए कहा। बहरहाल हम ये मान लेते हैं कि आपने मुझे गर्मजोशी से अपने घर के अंदर आमंत्रित कर लिया है। इस मुश्किल समय में दरवाजे की चौखट पर ज्यादा देर ठहरना समझदारी नहीं है।
वे चौखट के पार आए और अंदर आने के बाद उन्होंने सामने वाला दरवाजा बंद कर दिया। डंबलडोर ने अपनी मुड़ी हुई नाक के ऊपर से वार्डन अंकल को घूरते हुए कहा, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब से काफी वक्त गुजर चुका है। मुझे कहना होगा आपके पौधे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। वार्डन डसली कुछ नहीं बोले। हैरी को इस बारे में कोई शक नहीं था कि उसके अंकल जल्दी ही बोलने लगेंगे, क्योंकि उनके माथे की फड़कती नस खतरे के निशान तक पहुंच चुकी थी। बहरहाल डंबलडोर में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से कुछ समय के लिए अंकल की बोलती बंद हो गई थी। हो सकता है यह उनके जादूगर जैसे हुलिये के कारण हो, या फिर वार्डन अंकल यह भाप गए हों कि इस आदमी पर रौब डालना बहुत मुश्किल होगा। गुड इवनिंग हैरी, डंबलडोर ने कहा और अपने आंधे चांद के आकार के चश्मे से उसे बहुत संतुष्टि से देखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह सुनकर वार्डन अंकल उत्तेजित हो गए। यह स्पष्ट था कि जो व्यक्ति हैरी को देखकर बहुत बढ़िया कह सकता था, उससे उनकी पटरी नहीं बैठ सकती। मैं बदतमीजी नहीं करना चाहता, उन्होंने एक ऐसे अंदाज में बोलना शुरू किया जिसमें बदतमीजी कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन दुखद की बात यह है कि बदतमीजी अक्सर होती रहती है। डंबलडोर ने गंभीरता से वाक्य पूरा किया, इसलिए चुप रहना ही ज्यादा अच्छा है। और यह पिटूनिया होगी। किचन का दरवाजा खुल चुका था और वहां हैरी की आंटी खड़ी हुई थी। उन्होंने रबर के ग्लव्स पहन रखे थे और नाइट ड्रेस के ऊपर हाउस कोट डाल रखा था। यह साफ दिख रहा था कि वे हमेशा की तरह सोने से पहले किचन की हर चीज पोंछने के अभियान पर निकली हुई थी। उनके घोड़ी जैसे चेहरे पर सदमे के सिवाय कुछ नहीं था। जब वार्डन अंकल ने परिचय नहीं कराया तो डंबलडोर बोले, मैं अल्बस डंबलडोर हूँ। मैं आपको चिट्ठी लिख चुका हूँ। हैरी को लगा कि यह पिटूनिया आंटी को याद दिलाने का अजीब तरीका था कि उन्होंने उन्हें एक बार ऐसी चिट्ठी लिखी थी जिसमें विस्फोट हो गया था, लेकिन पिटूनिया आंटी ने इस बात का विरोध नहीं किया। और यह आपका बेटा डडली होगा। डडली ठीक उसी पल लिविंग रूम के दरवाजे पर झांकने आ गया था। उसका बड़ा सुनहरा सिर उसके कुर्ते के धारीदार कॉलर में से निकल रहा था और उसका मुंह हैरानी तथा दहशत में खुला हुआ था। डंबलडोर ने एक दो पल इंतजार किया। जाहिर है वे ये देखना चाहते थे कि डसली परिवार का कोई सदस्य कुछ कहना तो नहीं चाहता है, लेकिन जब खामोशी छाई रही तो वे मुस्कुराए। क्या हम यह मान लें कि आपने मुझे अपने लिविंग रूम में आने का आमंत्रण दे दिया है? डंबलडोर के पास से गुजरते समय डडली तेजी से उनके रास्ते से हट गया। हैरी अब भी अपना टेलीस्कोप और जूते पकड़े था। वह आखिरी कुछ सीढ़ियां कूदा और डंबलडोर के पीछे पीछे चल दी। डंबलडोर आग के सबसे करीब वाली कुर्सी पर बैठकर थोड़ी दिलचस्पी के साथ आसपास देख रहे थे। वे उस जगह पर बहुत अजीब दिख रहे थे। हैरी ने चिंता से पूछा, सर, क्या क्या हम लोग चल नहीं रहे हैं? निश्चित रूप से चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ मुद्दों पर बात करनी है, डंबलडोर ने कहा। और मैं यह बात खुली जगह पर नहीं करना चाहता। हम तुम्हारे अंकल आंटी की मेहमान नवाजी का कुछ समय तक और आनंद लेंगे। आप ऐसा करेंगे? वार्डन डसली कमरे में दाखिल हो गए। पिटूनिया आंटी उनके पीछे थी और डडली दोनों के पीछे मंडरा रहा था। हाँ, डंबलडोर ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। उन्होंने अपनी छड़ी इतनी तेजी से बाहर निकाली कि हैरी उसे मुश्किल से देख पाया। उन्होंने हल्के से छड़ी लहराई और सोफा आगे सरक गया। सोफा डसली परिवार के तीनों सदस्यों के घुटने के पिछले हिस्से से टकराया, जिससे वे सभी गिरकर उस पर बैठ गए। डंबलडोर ने एक बार फिर छड़ी लहराई, जिससे सोफा दोबारा अपनी पुरानी जगह पर पहुंच गया। इसके बाद डंबलडोर ने चहकते हुए कहा, अब हम आराम से बैठ लेते हैं। जब उन्होंने अपनी छड़ी दोबारा जेब में रखी तो हैरी ने देखा कि उनका हाथ काला हो चुका था और सिकुड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ का मांस जल चुका था। सर, आपके हाथ को क्या? बाद में हैरी, डंबलडोर ने कहा, बैठ जाओ। हैरी कुर्सी पर बैठ गया। वो डसली परिवार के सदस्यों की तरफ नहीं देख रहा था, जो खामोश और स्तब्ध थे। मुझे उम्मीद थी कि आप लोग मुझे चाय नाश्ता कराएंगे, डंबलडोर ने वार्डन अंकल से कहा, लेकिन अब तक की बातों से ऐसा लगता है कि ऐसी उम्मीद करना मूर्खता होगी। छड़ी तीसरी बार लहराई। एक धूल लगी बोतल और 5 ग्लास हवा में से प्रकट हो गए। बोतल हिली और उसने हर ग्लास में शहद के रंग का एक द्रव डाल दिया। फिर ग्लास उड़कर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के पास पहुंच गए। मैडम रोजमेरिटा की सबसे अच्छी पुरानी शराब, डंबलडोर ने कहा और हैरी की तरफ देखकर अपना ग्लास उठाया, जिसने अपना ग्लास उठाकर घूंट लिया। उसने इससे पहले इतनी बढ़िया चीज कभी नहीं चखी थी। उसे खूब मजा आया। बहरहाल डसली परिवार ने एक दूसरे की तरफ जल्दी से घबरा कर देखा। वे अपने ग्लासों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगे। ऐसा करना मुश्किल था क्योंकि ग्लास उनके माथे से बार बार धीरे धीरे टकरा रहे थे। हैरी को इस बारे में कोई संदेह नहीं था कि डंबलडोर को इसमें मजा आ रहा था। डंबलडोर ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, देखो हैरी, एक मुश्किल आ गई है। मुझे लगता है कि तुम हमारी उस मुश्किल को सुलझा सकते हो। हमसे मेरा मतलब माया पंछी के समूह से है। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि एक सप्ताह पहले सीरियस की वसीयत मिली है और उसने तुम्हें हर चीज का वारिस बना दिया है। सोफे पर बैठे वार्डन अंकल का सिर घुमा।
लेकिन हैरी ने उनकी तरफ नहीं देखा। नहीं वह इसके सिवाय कुछ और कहने की सोच पाए। ओह अच्छा, यह बिल्कुल स्पष्ट है, डंबलडोर ने आगे कहा। इसमें ग्रीन गॉड बैंक की तुम्हारी तिजोरी में थोड़ा सोना बढ़ गया है और तुम्हें सीरियस की सारी व्यक्तिगत संपत्ति विरासत में मिली है। अब विरासत का समस्या वाला हिस्सा। इसका गॉडफादर मर गया? वार्डन अंकल ने जोर से पूछा। डंबलडोर और हैरी दोनों ही मुड़कर उन्हें देखने लगे। अब शराब का ग्लास वार्डन अंकल के सिर से लगातार टकरा रहा था, जिसे वे दूर हटाने की कोशिश कर रहे थे। वह मर चुका है, इसका गॉडफादर? हाँ, डंबलडोर ने कहा। उन्होंने हैरी से यह नहीं पूछा कि उसने यह बात डस्ली परिवार को क्यों नहीं बताई थी। उन्होंने हैरी से आगे कहा, जैसे कोई व्यवधान ही न हुआ हो। हमारी समस्या यह है कि सीरियस ग्रिमोल्ड चौक का मकान नंबर 12 भी तुम्हारे नाम कर गया है। इसे विरासत में एक मकान मिला है? वार्डन अंकल ने लालच से कहा और उनकी छोटी आंखें सिकुड़ गई, लेकिन किसी ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया। आप मुख्यालय के रूप में इसका इस्तेमाल आगे भी कर सकते हैं, हैरी ने कहा। मुझे परवाह नहीं है, आप इसे रख सकते हैं, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं चाहता। हैरी मकान नंबर 12 ग्रिमोल्ड चौक में दोबारा कभी कदम नहीं रखना चाहता था। उसने सोचा कि उसे इस बात की हमेशा याद सताती रहेगी कि सीरियस अकेला अंधेरे कमरों में कैदी की तरह घूम रहा था, जहां से बाहर निकलने के लिए वो छटपटाता रहता था। डंबलडोर ने कहा, यह तुम्हारी उदारता है। बहरहाल हमने कुछ समय के लिए इमारत खाली कर दी है। क्यों? देखो, डंबलडोर ने वार्डन अंकल की बुदबुदाहटों को नजरअंदाज करते हुए कहा, जिनका ग्लास अब उनके सिर से जोर जोर से टकरा रहा था। ब्लैक खानदान की परंपरा यह थी कि मकान हमेशा खानदान में ही दिया जाता था, ब्लैक नाम के अगले पुरुष को। सीरियस उस खानदान का आखिरी पुरुष था, क्योंकि उसका छोटा भाई रेगुलस उससे पहले ही मर गया था और वे दोनों ही निसंतान थे। हालांकि सीरियस की वसीयत में साफ लिखा है कि वह तुम्हें अपने घर का मालिक बनाना चाहता है, लेकिन यह भी संभव है कि उस मकान पर कोई ऐसा जादू या मंत्र हो जिसकी वजह से शुद्ध खून वाले जादूगर के अलावा कोई और उस मकान का मालिक न बन पाए। हैरी के दिमाग में 12 नंबर ग्रिमोल्ड चौक के हॉल में सीरियस की मां की चीखती थूक उड़ाती तस्वीर की स्पष्ट छवि आ गई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बिल्कुल, डंबलडोर ने कहा, और अगर ऐसा कोई मंत्र मौजूद है तो उस मकान पर सीरियस के बाद उम्र में सबसे बड़े रिश्तेदार का हक होगा, जिसका मतलब है उसकी कजिन बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज। हैरी को पता नहीं चला कि वह कब उठकर खड़ा हो गया था। उसकी गोद में रखे टेलीस्कोप और जूते फर्श पर लुढ़क गए। सीरियस की हत्यारिन बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज को उसका घर विरासत में मिलेगा? नहीं, उसने कहा। देखो, हम सभी चाहते हैं कि यह घर उसे न मिले, डंबलडोर ने धीरे से कहा। मामला बहुत जटिल है। हम नहीं जानते हैं कि हमने इसे अदृश्य रखने के लिए जो जादू किया है वह अब कामयाब रहेगा भी या नहीं, क्योंकि अब सीरियस इस मकान का मालिक नहीं है। यह भी हो सकता है कि किसी भी पल बेलाट्रिक्स इस मकान की चौखट पर आ जाए। जाहिर है, जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक के लिए हमें इसे खाली करना पड़ा। लेकिन आप ये पता कैसे लगाएंगे कि मैं इसका मालिक हूं या नहीं? खुशकिस्मती से, डंबलडोर ने कहा। इसकी जांच बड़ी आसानी से की जा सकती है। उन्होंने अपना खाली ग्लास अपनी कुर्सी के पास वाली छोटी टेबल पर रख दिया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और बोल पाते, वार्डन अंकल चिल्लाए, क्या आप इस बेहुदा चीजों को हमारे पास से हटाएंगे? हैरी ने मुड़कर देखा। डस्ली परिवार के तीनों सदस्य अब अपने सिर पर हाथ रखे हुए थे। उनके ग्लास उनकी खोपड़ियों पर ऊपर नीचे हो रहे थे और उनके अंदर भरा द्रव चारों तरफ छलक रहा था। ओह, मुझे अफसोस है, डंबलडोर ने विनम्रता से कहा और उन्होंने अपनी छड़ी लहराई। तीनों ग्लास गायब हो गए। लेकिन शिष्टाचार के नाते आप लोगों को इन्हें पी लेना चाहिए था। ऐसा लगा जैसे वार्डन अंकल इस बात का बहुत कड़वा जवाब देने के लिए बेताब थे, लेकिन वे पिट्यूना आंटी और डडली के साथ सोफे पर दुबके रहे तथा कुछ नहीं बोले। उनकी सुअर जैसी छोटी छोटी आंखें डंबलडोर की छड़ी पर टिकी थी। देखो, डंबलडोर हैरी की तरफ मुड़ते हुए ऐसे बोलने लगे जैसे वार्डन अंकल ने बीच में कुछ कहा ही ना हो। अगर तुम्हें मकान सचमुच विरासत में मिला है तो तुम्हें विरासत में यह भी मिला है। उन्होंने 5वीं बार अपनी छड़ी लहराई। खट की जोरदार आवाज के साथ एक घरेलू जिन प्रकट हो गया। उसकी नाक की जगह पर थूथन थी। उसके कान बड़े चमगादड़ जैसे थे और उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी। गंदे चीथड़ों में लिपटा हुआ वह घरेलू जिन डस्ली दंपत्ति के गलीचे पर उकड़ू बैठा था। पिटूनिया आंटी भयंकर तरीके से चीखी। इतनी गंदी चीज उनके घर में पहले कभी नहीं आई थी। डडली ने अपने बड़े बड़े गुलाबी पैर फर्श से उठा लिए और उन्हें सिर के ऊपर रख लिया, जैसे सोच रहा हो कि यह प्राणी उसका पैजामा उतार सकता है। वार्डन अंकल दहाड़े, यह गंदी चीज क्या है? क्रीचर, डंबलडोर ने कहा। क्रीचर नहीं करेगा, क्रीचर नहीं करेगा, क्रीचर नहीं करेगा। अपने लंबे गांठदार पैर पटकते हुए, कान खींचते हुए घरेलू जिन ने वार्डन अंकल जितनी ही तेज आवाज में कहा, क्रीचर मिस बेलाट्रिक्स का आदेश मानेगा। ओह हाँ,
क्रीचर ब्लैक खानदान का आदेश मानेगा। क्रीचर अपनी नई मालकिन को चाहता है। क्रीचर पॉटर लड़के के पास नहीं जाएगा। क्रीचर नहीं करेगा, क्रीचर नहीं करेगा, क्रीचर नहीं करेगा। जैसा कि तुम देख सकते हो हैरी, डंबलडोर ने जोर से कहा, ताकि क्रीचर की लगातार नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा की आवाजें दब जाएं। क्रीचर तुम्हारी मलकियत में नहीं आना चाहता है। मुझे परवाह नहीं है, हैरी ने कांपते और पैर पटकते घरेलू जिन्न की तरफ हिकारत से देखते हुए कहा। मुझे परवाह नहीं है, मैं उसे रखना भी नहीं चाहता हूँ। नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो तुम यह चाहते हो कि वो बेलाट्रिस लेस्ट्रेंज की मलकियत में चला जाए, यह ध्यान में रखते हुए कि वो पिछले साल मायापंची के समूह के मुख्यालय में रह चुका है? नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हैरी ने डंबलडोर को घूर कर देखा। वो जानता था कि क्रीचर को बेलाट्रिस लेस्ट्रेंज के पास जाकर रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन उसका मालिक बनने का विचार, सीरियस को धोखा देने वाले प्राणी की जिम्मेदारी लेना बहुत वितृष्णा भरा था। उसे एक आदेश दो, डंबलडोर ने कहा। अगर वो तुम्हारी मलकियत में आ गया है तो उसे आदेश मानना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें उसकी वास्तविक मालकिन से उसे दूर रखने का कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्रीचर की आवाज ऊंची होती हुई अब चीख में बदल चुकी थी। हैरी इसके सिवाय कुछ और कहने का नहीं सोच पाया। क्रीचर चुप हो जाओ। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे क्रीचर का दम घुटने वाला हो। उसने अपना गला पकड़ लिया। उसका मुंह अब भी तेजी से हिल रहा था। उसकी आंखें बाहर निकली पड़ रही थी। कुछ पल तक आवेश में थूक निगलने के बाद वह मुंह के बल गलीचे पर गिर गया। पिटूनिया आंटी ने सिसकारी भरी और वह फर्श पर अपने हाथ पर पटकने लगा। इस तरह वह हिंसक लेकिन खामोश प्रतिरोध करने लगा। अच्छा, तो इससे समस्या आसानी से सुलझ गई, डंबलडोर ने खुशी से कहा। ऐसा लगता है सीरियस जानता था कि वो क्या कर रहा था। तुम ग्रिमॉल्ड चौक के 12 नंबर मकान और क्रीचर के भी कानूनी मालिक हो। क्या क्या मुझे इसे अपने साथ रखना पड़ेगा? हैरी ने दहशत से, जब क्रीचर उसके पैरों के चारों तरफ लोट लगाने लगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, डंबलडोर ने कहा। मैं एक सुझाव दूं, तुम उसे हॉगवर्ट्स के किचन में काम करने के लिए भेज दो। इस तरह से दूसरे घरेलू जिन्न उस पर नजर रख सकते हैं। हाँ, हैरी ने राहत के साथ कहा। हाँ, मैं यही करता हूँ। क्रीचर, मैं चाहता हूँ कि तुम हॉगवर्ट्स जाओ और वहां किचन में दूसरे घरेलू जिन्नों के साथ काम करो। क्रीचर उस वक्त पीठ के बल लेटकर अपने हाथ पैर हवा में उठाए हुए था। उसने हैरी को गहरी हिकारत से ऊपर से नीचे तक देखा और एक जोरदार खट के साथ गायब हो गया। अच्छा, डंबलडोर ने कहा, बकबीक नाम के गरुड़ अश्व का मामला भी है। सीरियस की मौत के बाद से हैग्रिड उसकी देखभाल कर रहा है, लेकिन बकबीक अब तुम्हारा है, इसलिए अगर तुम उसका कोई दूसरा इंतजाम करना चाहो। नहीं, हैरी ने तत्काल कहा। वह हैग्रिड के साथ रह सकता है। मुझे लगता है कि यह बकबीक को ज्यादा अच्छा लगेगा। हैग्रिड बहुत खुश होगा, डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए कहा। बकबीक से दोबारा मिलकर वो बहुत रोमांचित है। वैसे बकबीक की सुरक्षा के लिए हमने कुछ समय के लिए उसका नाम विदर विंग्स रख दिया है। हालांकि मंत्रालय शायद ये अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि उसने इसी गरुड़ अश्व को मौत की सजा दी थी। अब हैरी, क्या तुम्हारा संदूक पैक हो चुका है? ओह, तुम्हें भरोसा नहीं था कि मैं आऊंगा? डंबलडोर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं फटाफट जाकर पैकिंग कर लाता हूँ, हैरी ने जल्दी से कहा और गिरा हुआ टेलीस्कोप तथा जूते उठा लिए। अपनी जरूरत का सारा सामान बटोरने में उसे 10 मिनट से कुछ ही समय ज्यादा लगा हो। आखिरकार उसने बिस्तर के नीचे से अपना दृश्य चोगा निकाला, रंग परिवर्तक स्याही की दावत का ढक्कन लगाया और अपने संदूक का ढक्कन अपनी कढ़ाई के ऊपर जबरदस्ती लगाया। फिर एक हाथ से अपना संदूक खींचते हुए और दूसरे हाथ में हेडविग का पिंजरा थामकर वह नीचे की मंजिल की तरफ चल दिया। उसे देखकर निराशा हुई कि डंबलडोर हॉल में उसका इंतजार नहीं कर रहे थे। इसका यह मतलब था कि उसे दोबारा लिविंग रूम में जाना पड़ेगा। कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था। डंबलडोर धीरे धीरे गुनगुना रहे थे और बहुत शांत व सहज थे। बहरहाल माहौल बहुत तनावग्रस्त था। डसली दंपति की तरफ देखने की हैरी की हिम्मत नहीं हुई। उसने कहा, प्रोफेसर, मैं अब तैयार हूँ। अच्छी बात है, डंबलडोर ने कहा। बस एक और बात कहनी है। वे एक बार फिर डसली दंपत्ति की तरफ मुड़े। जैसा आप लोग जानते ही होंगे, हैरी 1 साल बाद नाबालिग हो जाएगा। नहीं, पिटूनिया आंटी बोली। डंबलडोर के आने के बाद वे पहली बार बोली थी। क्या? डंबलडोर ने विनम्रता से कहा। नहीं, वह डडली से 1 महीना छोटा है और डडली 2 साल बाद 18 का होगा, डंबलडोर ने चहकते हुए कहा। लेकिन जादूगरों की दुनिया में लोग 17 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं, वार्नर अंकल बुदबुदा। बेहुदा, लेकिन डंबलडोर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जैसा कि आप जानते ही हैं, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट नाम का जादूगर इस देश में लौट आया है। जादूगर समुदाय में खुला युद्ध चल रहा है। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट हैरी को कई बार पहले भी मारने की कोशिश कर चुका है। जब मैं उसे 15 साल पहले आपकी चौखट पर छोड़कर गया था, तब वह जितने खतरे में था, आज वह उससे भी ज्यादा खतरे में है। तब मैंने एक चिट्ठी भी छोड़ी थी, जिसमें मैंने उसके माता पिता की हत्या के बारे में बताया था और यह उम्मीद की थी कि आप लोग उसे अपने बच्ची की तरह पालेंगे।
डंबलडोर रुके। हालांकि गुस्से का कोई स्पष्ट चिन्ह नहीं दिख रहा था, लेकिन हैरी को उनके पास से एक तरह का ठंडापन निकलता हुआ महसूस हुआ। उसने देखा कि डस्ली दंपति अब थोड़े पास पास हो गए थे। फिर डंबलडोर ने हल्की तथा शांत आवाज में कहा, आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। आप लोगों ने हैरी के साथ कभी अपने बेटे जैसा व्यवहार नहीं किया। उसे आपके यहाँ सिर्फ उपेक्षा और अक्सर क्रूरता ही मिली थी। इसके बारे में बस यही अच्छी बात हो सकती थी कि कम से कम वह उस विनाशजनक नुकसान से बच गया है जो आप लोगों ने अपने बीच में बैठे इस बदकिस्मत लड़के को पहुंचाया है। पिटूनिया आंटी और वॉर्नर अंकल ने मुड़कर देखा, जैसे उन्हें अपने बीच में डडली के बजाय किसी और के बैठे होने की उम्मीद हो। हम डडली का नुकसान करेंगे? आप यह क्या कहे? वार्नर अंकल ने आवेश में कहना शुरू किया, लेकिन डंबलडोर ने अपनी उंगली उठाकर उन्हें खामोश कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जादू से वार्नर अंकल को गूंगा कर दिया हो। मैंने 15 साल पहले जो जादू किया था, उसका यह मतलब था कि जब तक हैरी इस मकान को अपना घर कह सकता है, तब तक उसे सशक्त सुरक्षा मिलेगी। वह यहाँ कितना ही दुखी रहा हो, कितना ही उपेक्षित रहा हो, उसके साथ कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना किया गया हो, कम से कम आप लोगों ने उसे मन मार कर ही सही अपने घर में रहने दिया। जब हैरी 17 साल का हो जाएगा तो यह जादू खत्म हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, उसके मर्द बनने पर यह जादू काम करना बंद कर देगा। मैं आपसे सिर्फ यह कहना कि आप हैरी को उसके 17वें जन्मदिन से पहले एक बार फिर इस मकान में लौटने, ताकि उस समय तक उसकी सुरक्षा बनी रहे। डसली दंपत्ति कुछ नहीं बोले। डडली की त्योरियां थोड़ी चढ़ी हुई थी, जैसे सोच रहा हो कि उसके माता पिता ने उसे कब नुकसान पहुंचाया था। वार्डन अंकल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके गले में कोई चीज अटक गई हो। बहरहाल पिटूनिया आंटी का चेहरा थोड़ा लाल पड़ गया था। अच्छा हैरी, अब हमारे चलने का समय हो गया है, डंबलडोर ने आखिरकार कहा, और खड़े होते हुए अपने लंबे काले चोगे को सीधा किया। फिर मिलते हैं, उन्होंने डर्सली दंपत्ति से कहा, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वे उनसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहते हैं। अपना हेड छूकर वे कमरे से बाहर निकल गए। अलविदा, हैरी ने डर्सली दंपत्ति से जल्दी से कहा और डंबलडोर के पीछे चल दिया, जो हैरी के संदूक के पास रुक गए थे, जिस पर हेडविग का पिंजरा रखा था। हम इन चीजों का बोझ नहीं उठाते हैं, उन्होंने अपनी छड़ी दोबारा बाहर निकालते हुए कहा। मैं इन्हें रॉन के घर भिजवा देता हूँ। बहरहाल मैं चाहूंगा कि तुम अपना अदृश्य चोगा बाहर निकाल लो, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। हैरी ने थोड़ी मुश्किल से अपने संदूक से चोगा बाहर निकाला और ये कोशिश की कि डंबलडोर अंदर बेहतर तरीके से रखे गए सामान को न देख पाए। जब उसने चोगे को जैकेट के अंदर वाली जेब में रखा तो डंबलडोर ने अपनी छड़ी लहराई। संदूक, पिंजरा तथा हेडविग ओझल हो गए। डंबलडोर ने दोबारा अपनी छड़ी लहराई। सामने वाला दरवाजा खुल गया। बाहर अंधेरा और ठंडक थी। और अब हैरी, हम रात के अंधेरे में बाहर निकलते हैं और रोमांच की तलाश में चलते हैं।